हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में। भारतीय शिक्षा का विकास और समस्याएं इस विषय पर कुछ प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। पूर्व में एक वीडियो जिसमें 30 प्रश्नों का संकलन था मैं अपलोड कर चुका हूं। आपसे निवेदन है आप उसे देख लें। यह वीडियो उसी क्रम में अगला वीडियो है और इस तरीके के वीडियो मैं आगे आपके लिए अपलोड करता रहूँगा जो बीएड के विभिन्न विषयों और प्रश्न पत्रों पर आधारित होगा। तो जो भी नए लोग हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पास कराया गया। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भारतीय शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी शासनकाल माना जाता है। इस समय लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग, पुरातत्व विभाग, शिमला सम्मेलन जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन उसके द्वारा जो हुआ वो उसके नाम को ख्याति नहीं दे सका। 32 लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। 1904 में जो शिक्षा आयोग आया उसमें एक शिक्षा नीति का प्रकाशन हुआ। वो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 11 मार्च 1904 को। 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार नीति ने बंगाल में हाई स्कूलों की स्थापना की, इनकी संख्या कितनी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार नीति जो कि बंगाल में हाई स्कूलों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थी, यह एक्चुअली लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय शिक्षा का पुनरुत्थान था और अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार करने का एक कदम था। इसके तहत 51 स्कूलों की स्थापना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्थान पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। इसका समय क्या था या कब की? तो आपको पता होगा, यह स्थापना 1901 में राष्ट्रीय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नाम पर की। इसे ही विश्व भारती के रूप में बाद में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग माइकल सैडलर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। माइकल सैडलर जो थे ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के गठन के साथ ही बहुत सारे अन्य विषयों पर और उच्च शिक्षा पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सैडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई? सैडलर आयोग जो कि विश्वविद्यालय आयोग है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, यह आयोग सितंबर 1917 में गठित किया गया। इस आयोग ने विश्वविद्यालय कलकत्ता, वैसे तो इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुझावों के लिए था, लेकिन इन्होंने उच्च शिक्षा के संबंध में अपने विशेष सुझाव पूरे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तौर पर दिए। सैडलर आयोग की सिफारिश थी कि विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स भी चलाए जाएं, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाए। सैडलर आयोग के द्वारा ये तीनों के तीनों प्रस्ताव दिए गए थे, इसलिए हम इसमें से दाव उत्तर उपर्युक्त सभी को सही करेंगे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत में संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर की गई थी। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य के न होने के कारण इसका विरोध किया गया था और साइमन कमीशन को साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न, हर्टाग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यहाँ पर सर माइकल सैडलर, सर फिलिप ए एबेट, एच.एस. वुड में से सर फिलिप सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सर फिलिप का नाम सर फिलिप हर्टाग था।
यहाँ पर हर्टाग न होने के कारण आप कंफ्यूज ना हो, सर फिलिप हर्टाग इनका पूरा नाम था। ये हर्टाग समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन को परिभाषित किया? तो इस विषय पर काम करने का प्रथम श्रेय हर्टाग समिति को जाता है। वुड घोषणा पत्र और सरकारी समितियां जो थीं उन्होंने इस विषय पर कोई कह सकते हैं सुझाव नहीं दिया। अपव्यय एवं अवरोधन जो कि एक कक्षा में बार बार फेल होना या बच्चे का शिक्षा व्यवस्था को छोड़ देना को लेकर परिभाषित किया गया था। अवरोधन का अर्थ है, अवरोधन का मतलब है किसी प्रोसेस में आया एक स्टॉपेज, एक रुकावट। तो अगर कोई बच्चा लगातार कक्षा पास करता जा रहा है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था सही है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा है तो उसे हम अवरोधन कहते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन किसी कक्षा में फेल होना अवरोधन कहलाएगा। शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है? अपव्यय का आशय यह है कि शिक्षा व्यवस्था में जो पैसा किसी व्यक्ति पर खर्च किया गया, अगर वो बिना शिक्षा पूर्ण किए शिक्षा को छोड़ देता है तो उसे हम शिक्षा में अपव्यय कहेंगे। इसलिए किसी कक्षा में बार बार फेल होना, महंगी शिक्षा व्यवस्था करना या बीच में पढ़ाई छोड़ देना में से पहला और लास्ट ऑप्शन सा, आ और सा सही होगा। इसलिए हम द ऑप्शन सा और आ को सही करेंगे। 44 नंबर, एबट ने अपनी रिपोर्ट दी थी। एबट कमेटी जो थी इसने क्या रिपोर्ट दी थी? व्यावसायिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन घर पर या उच्च शिक्षा पर? तो एबट ने अपनी रिपोर्ट सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन पर दी थी। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय का कर्तव्य है ऐसे विद्वान और साहसी छात्रों को उत्पन्न करे जो देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण की क्षमता रखते हों। यह किसका कथन है? तो यह कथन विश्वविद्यालय आयोग का है जो कि माइकल सैडलर के अध्यक्षता में आया था, मुदालियर, इसलिए ऑप्शन सा सही होगा। अगला प्रश्न, एबट रिपोर्ट की सिफारिश थी। एबट रिपोर्ट पीछे हम पढ़ चुके हैं। एबट रिपोर्ट में से खास कर ये बात कही गई थी कि बीएससी पास छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएं जिससे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था व्यावसायिक भी हो सके। अगर वो शिक्षा व्यवस्था व्यावसायिक नहीं होगी तो वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए सही कदम नहीं उठा पाएगा। अगला प्रश्न, वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे? वर्धा योजना महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। यह योजना प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड थी जिसमें महात्मा गांधी ने, जिन्हें हम बापू कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा में बच्चे की शिक्षा को एक हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा बनाने का प्रयास किया था या बच्चे की शिक्षा को व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया था। बेसिक शिक्षा की अवधि है, यानी बेसिक शिक्षा कितने वर्षों के लिए दी जाती है? तो वर्तमान समय में भी बेसिक शिक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा और 6 से लेकर 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो इस तरीके से बेसिक शिक्षा की अवधि 1 से लेकर के कक्षा 8 तक यानी 8 वर्ष की मानी जाती है। तो ऑप्शन आ सही होगा। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है। तो बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है बालक पर और बेसिक क्राफ्ट पर। ये वर्धा योजना के तहत भी है और वर्तमान समय में भी है कि बच्चे के विकास के साथ साथ हम उसके तकनीकी विकास और उसके चारित्रिक विकास पर जोर देते हैं। इसलिए ऑप्शन द, सा और आ दोनों को सही करने वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सर सार्जेंट ने अपनी योजना को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। तो सर जॉन सार्जेंट ने अपनी शिक्षा योजना को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष 1944 में प्रस्तुत किया था। ये सर जॉन सार्जेंट की जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च स्तर पर मैट्रिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए थे। सर जॉर्ज सार्जेंट की प्रमुख सिफारिश थी क्या?
हाई स्कूल साहित्यिक और तकनीकी दोनों प्रकार के होने चाहिए, यानी शिक्षा व्यवस्था को साहित्यिक और तकनीकी दोनों प्रकार से लागू किया जाए। जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में निपुण है वो गणित और विज्ञान का केंद्र बना ले, और अन्यथा आप तकनीकी और साहित्य के रूप में रह सकते थे। अगला प्रश्न, सार्जेंट रिपोर्ट ने हाई स्कूल स्तर पर शिक्षक और छात्र के बीच में क्या अनुपात दिया था? तो सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार हाई स्कूल स्तर पर एक शिक्षक के लिए 20 बच्चों का अनुपात दिया गया था, यानी 20 बच्चों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह सुझाव सार्जेंट रिपोर्ट में दिया गया था। स्वतंत्र भारत में विशेषतया विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार देने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए जो आयोग गठित किया गया था वो था राधाकृष्णन आयोग, जिसे 1948-49 में गठित किया गया था। यह आयोग उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्थापित किए गए। ये एक नई शिक्षा व्यवस्था के तहत अलग स्कूल स्थापित किए जाने की बात थी, तो इसमें भोपाल, अजमेर, मैसूर सभी स्थानों पर रीजनल स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन द सबसे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का कार्य है बहुउद्देशीय स्कूलों के लिए शिक्षकों को शिक्षित करना, प्रसार सेवाओं के लिए प्रादेशिक केंद्रों के रूप में काम करना, शिक्षण की प्रचलित विधियों में सुधार करना, नवीन विधियों को खोजना एवं उनको क्रियान्वित करना। तो रीजनल स्कूल ऑफ एजुकेशन या कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक समन्वित केंद्र के रूप में काम करने के लिए है, इसलिए ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न 56, प्रौढ़ शिक्षा किसी नई बात को सीखने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया गया प्रयास है। यह किसकी परिभाषा है? लॉरेंगन, होम्स व ब्रांडी, ब्राइसन या रॉन्सकी? तो इसे इन शिक्षा शास्त्रियों में से लॉरेंगन, होम्स और बंडी ने परिभाषित किया था। 57 क्वेश्चन, भारत में प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम कब दिया गया? यानी वो समय कब था जब प्रौढ़ शिक्षा को समाज की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया? तो यह समय था 1949 का। 1949 में भारतीय समाज में दी जा रही वो शिक्षा जो स्कूल के बाद दी जा रही थी उसे प्रौढ़ शिक्षा के साथ समाज शिक्षा का नाम दिया गया। प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन हमारे शिक्षा शास्त्री जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक सक्रिय भूमिका निभाए, इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को पूर्ण मानव की शिक्षा बताया गया था। प्रौढ़ शिक्षा का 60-मुखी कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रौढ़ शिक्षा का 60-मुखी कार्यक्रम कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर एक समन्वित प्रोग्राम स्थापित करने की बात की गई। प्रौढ़ों की शिक्षा किस समय दी जाए, उसका प्रयास क्या होगा, क्या कोर्स होगा, इस विषय पर कंप्लीट सुझाव कोठारी कमीशन ने दिए। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का प्रथम प्रयास किस सन में प्रारंभ हुआ? तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो प्रयास हैं ये काफ़ी पुराने समय से किए जा रहे हैं, जिसके तहत विनोबा भावे जी और ज्योतिबा फुले जी, इनका सहयोग सराहनीय है। इनके द्वारा किए गए प्रयास सन 1882 के आसपास आते हैं, इसलिए इसका प्रयास 1882 माना जाता है। प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है साक्षरता, नागरिकता का विकास, कार्यात्मक साक्षरता या स्वास्थ्य शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा 18 के ऊपर के आयु के व्यक्ति के लिए दी जाती है। यह शिक्षा
सामान्य जीवन के विभिन्न आयामों से जुड़ी होती है। इसलिए इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कार्यात्मक साक्षरता है, जिससे व्यक्ति जीवन यापन कर सके। प्रश्न नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए या सरकारी स्तर पर जो प्रयास स्वतंत्र भारत में किए गए, वह प्रयास 2 अक्टूबर 1978 में प्रारंभ हुए और या 2 अक्टूबर 1978 से माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कितने असाक्षरों को प्रौढ़ शिक्षा सुविधाएं देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो कि 2 अक्टूबर 1978 से प्रारंभ हुआ, उसके तहत प्राथमिक चरण में 10 करोड़ असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे। यह हमारा प्रयास और हमारा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू।